बैड स्कारिंग हो रखी है, कैल्शियम जम चुका है और उन्हें ये बताया गया कि आज इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फेल्ड स्टेंट्स जो पुराने हैं, बैड फेल्ड स्टेंट्स। रीज़न क्या दिया गया कि 88 ईयर्स पे बाईपास बहुत रिस्की है, इसमें आगे इतनी जगह नहीं है कि बाईपास का ग्राफ्ट लग सके और नॉर्मल स्टेंटिंग से इस स्कार और कैल्शियम को खोला नहीं जा सकता। तो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ के कारण वो हमारे पास आए, तो हमने उनको एक ऑप्शन दिया कि इन स्टेंट्स को हम लेज़र एंजियोप्लास्टी, जिसे हम एल्का कहते हैं, एक्साइमर लेज़र कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, जो कि फिलिप्स द्वारा विकसित की गई है वर्ल्ड में, उससे हम इसकी कैल्शियम को और स्कार को साफ करके फ्रेश अंदर स्टेंट लगा के इनको ठीक कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक अ बून फॉर देम, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। तो फिर हमने उनको इस प्रोसीजर के लिए लिया और ये उनकी आर्टरीज थी, सारी की सारी बैडली कैल्सीफाइड स्टेंट्स पड़े हुए थे लेफ़्ट आर्टरी में, और राइट आर्टरी में तो एंड तक ब्लॉक था। इवन जहाँ पे सर्जन इस जगह पे ग्राफ्ट लगाते हैं वो एरिया भी हेल्दी नहीं था, वहाँ पे मेटल थी। सो ऐसी मेटल वाली जगह पे वो ग्राफ्ट भी नहीं लगा सकते थे। उसमें हमने जो है इनको एल्का से ट्रीट किया, गाइड कैथेटर डाला, उस पर नॉर्मल कॉर्नरी वायर डाली जिसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, और फिर धीरे धीरे डिफरेंट एरियाज़ में एक पतली सी नॉब आपको दिख रही होगी एल्का की, जो कि लेज़र बीम रिलीज़ करके इसको कैल्शियम को और स्कार को क्लीन अप करती है। मल्टीपल रन्स किए और उसके बाद इसको इतना सॉफ्ट हो गया ये कि हम इसको बैलून से डायलेट कर पाए, और उसके बाद सारी की सारी आर्टरी को हमने कटिंग बैलून से उसके स्कार को शेव ऑफ करके, ये कटिंग बैलून है जो कि इसके स्कार को शेव ऑफ कर रहा है, और फिर हमने इसमें 2 फ्रेश स्टेंट लगा के और उन स्टेंट्स को फिर अंदर से जहाँ जहाँ पे कमी थी फिर लेज़र से क्लीन अप करके फिर बैलून से फर्दर डायलेट करके ये रिज़ल्ट निकला उसका राइट आर्टरी का, जो बिल्कुल थिन ल्यूमन रह गई थी। और उसके बाद हमने जो है दूसरी आर्टरी मेन वाली एलईडी जो थी, इसके स्टेंट को भी खोल के उसमें लेज़र करके और ये फ्रेश नाड़ी बिल्कुल बना दी। तो लेज़र एंजियोप्लास्टी रूटीन एंजियोप्लास्टी से कैसे डिफरेंट है? डिफरेंस ये है कि नॉर्मल एंजियोप्लास्टी में जो हम वहाँ पे ले जाके बैलून को हाई प्रेशर पे फुला के उसमें जो ब्लॉकेज का मटेरियल होता है उसको क्रैक करते हैं, उससे जो है ये मटेरियल जो है आगे ब्रांचेस में जा सकता है, या जब आप हाई प्रेशर से खोलते हैं तो वो नाड़ी के फटने का रिस्क होता है। तो जो सॉफ्ट ब्लॉकेज है वो खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती उस टेक्निक से जो रूटीन एंजियोप्लास्टी हम लोग करते हैं, बट लगभग 30 से 35% लोगों में ये ब्लॉकेज जो होती है इसमें काफ़ी कैल्शियम और स्कारिंग होती है, जो कि नॉर्मल बैलून को रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जब हम हाई प्रेशर पे उस बैलून को खोल के फुला के उससे उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि नाड़ी के फटने का रिस्क होता है, और नाड़ी के फटने से जो है वो टेबल पे भी जान जा सकती है। तो इन टफ ब्लॉक्स के लिए हमें हमेशा दूसरे ऑप्शंस जो हैं
वो कंसिडर करते थे, जिनमें अपना अपना रिस्क था। इन शार्प कंट्रास्ट जो लेज़र है ये इस मटेरियल को इनहेलेट्स करता है। इनहेलेट मीन्स लिविंग नथिंग बिहाइंड। ये टर्म जो इनहेलेशन की थी, इनहेलेशन, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बोली गई थी हिरोशिमा नागासाकी के बारे में कि एटम बॉम्ब एनिहिलेटेड द एंटायर टाउन्स। सो वैसे ही ये इसको सारे प्लाग को मेल्ट करके, इवेपोरेट करके छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ भी पीछे नहीं बचता है। जब वो सारा या जो एरिया वहाँ पे हो वो बिल्कुल नरम हो जाता है और उसको फिर नॉर्मल बैलून से खोल के उसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो जो कमी हमारे प्रोसीजर्स में रह गई थी वो एल्का ने इसको पूरा कर दिया है। सिमिलरली जो 100% ब्लॉक्ड आर्टरीज़ हैं उनमें भी अगर कैल्शियम है और कोई बैलून नहीं क्रॉस कर रहा तो एक बार एल्का करके हम उसको साफ़ कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया ये स्टेंट्स में होता है। इसके अलावा जो है ये लेज़र कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी जो है, ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में हार्ट अटैक में जिसमें बहुत क्लॉट हो उसमें इसकी बहुत यूटिलिटी है। जब क्लॉट वाली आर्टरी में हम नॉर्मल बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, जब उसको बैलून से फुला के हम खोलना चाहते हैं, उसमें क्रैक क्लॉट के छोटे छोटे पीस बन के वो आगे छोटी नाड़ियों में फंस जाते हैं और उसके बाद नाड़ी चालू करने के बाद नाड़ी तो रिपेयर हो जाती है लेकिन फ़्लो नहीं बन पाता, जिसे हम टेक्निकल टर्म में स्लो फ्लो या नो रीफ्लो कहते हैं, जिससे कि हार्ट की रिकवरी हार्ट अटैक से नहीं हो पाती। इन शार्प कंट्रास्ट लेज़र से हम उस थ्रोम्बस को इवेपोरेट करके कन्वर्ट कर देते हैं वेपर्स में। तो जहाँ पे हमें दिखे कि नाड़ी के अंदर हैवी क्लॉट है, उस हार्ट अटैक में हम लेज़र का इस्तेमाल करके उसको वेपोराइज करके उसके बाद उसको स्टेंट लगाते हैं और वो आउटकम्स अच्छे होते हैं। और इवन जो नेचुरल ब्लॉक भी है वो भी 80% से कम होके 52% रह जाता है। तो उसमें बहुत सारे यंग लोग जिनमें कि ब्लॉकेज माइनर होती है, लेस देन 50%, और मेजर रीज़न जो हार्ट अटैक का होता है क्लॉट फॉर्मेशन होती है। जब उसको हम लेज़र से साफ़ करते हैं तो उसके बाद एक नॉर्मल आर्टरी दिखनी शुरू हो जाती है और यंग एज में उनको हम सिर्फ लेज़र एंजियोप्लास्टी बिना स्टेंट के जो है उससे ट्रीट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि जब एक स्टेंट लगातार आपकी बॉडी में रहता है तो एनुअल कॉम्प्लिकेशन रेट जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया है 1 to 3% पर स्टेंट होता है। तो हर आदमी चाहता है कि मैं एक नेचुरल आर्टरी के साथ रहूं। तो अगर अटैक सिर्फ क्लॉट के कारण हुआ है तो उन पेशेंट्स को भी बहुत एडवांटेज होता है कि वो लेज़र के से सफाई करा के उस आर्टरी की, उसके बाद एक स्टेंटलेस आर्टरी के साथ रह सकते हैं। बहुत डायबिटिक पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सभी नाड़ियों में ब्लॉक है, जिसे हम स्मॉल वेसल डिफ्यूज डिजीज़ कहते हैं। उसमें नॉर्मली कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज स्मॉल वेसल में कहाँ पे आप स्टेंट लगाओगे। अगर सारी नाड़ी को स्टेंट कर दिया तो इतने मेटल में वैसे क्लॉट बनने का रिस्क होता है। उन लोगों को भी लोग मेडिक को बंद कर देता और इसको कोई फ़ायदा ना होता। तो हमने अगेन इस केस में हमने ये नॉब है, बिल्कुल कैथेटर टिप उसकी एल्का की, जहाँ से वो लेज़र एनर्जी डिलीवर कर रहा है उस क्लॉट को धीरे धीरे इसको लगभग 0.5 से 1 मिलीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसको चलाया जाता है आगे। और जब वो पूरा साफ़ कर देता है फिर डायरेक्ट उसको आप एक स्टेंट लगा सकते हैं और फर्स्ट क्लास ये फ्लो करने लग जाता है। तो पहले ये था, अब ये इतना नीट क्लीन रिज़ल्ट आपको किसी भी टेक्नोलॉजी से मिलेगा और नहीं मिलेगा और रिस्क बेतहाशा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। एक ब्रीफ, एक नाड़ी खुलती है दूसरे का फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उन सिचुएशंस में
जो है लेज़र एंजियोप्लास्टी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली वो पेशेंट्स जिनमें कि डिफ्यूज़ डिजीज़ है कि हर नाड़ी में एंड तक छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, उनको उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं और उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो लेज़र एंजियोप्लास्टी है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, जो 100% ब्लॉक्ड आर्टरीज है, बहुत बार वही एक लास्ट सर्वाइविंग वेसल होता है और उसको खोलने के बिना हमारे पास चारा नहीं होता। उसमें कैल्शियम जमा हुआ है, वायर क्रॉस कर लिया आपने, लेकिन छोटे से छोटा भी बैलून जाके उसको खोल नहीं पा रहा, उसको क्रॉस ही नहीं कर रहा। उस केस में एल्का से उसको एक बार क्रॉस करके जगह बना के और फिर उसको हम खोल देते हैं। तो ये जो होपलेस पेशेंट्स हैं, और ये लगभग पूरे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें से लगभग 30% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि सारी उम्र सफ़र करते रहते हैं, कहीं भी इनको कोई इलाज नहीं मिलता। और हमें खुशी है कि इस टेक्निक से इन लोगों को अब नॉट ओनली लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे पाते हैं, जा सकता है। तो उसको मल्टी प्रॉन्ग एरो की से मारने की ज़रूरत नहीं। खर्चा ऑलमोस्ट 1 लाख नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा है, लेकिन जब उनको हम बाकी टेक्निक से खोलने की कोशिश करते हैं तो उसका अनलिमिटेड बजट है और वो टेक्निक्स काम भी नहीं करती वहाँ पे। तो जहाँ पे इसका रोल है, मेरे पास दूसरी प्रेजेंटेशन में है इसका 2009 से लेके लिटरेचर डिफरेंस था, सक्सेस रेट का भी और सेफ्टी का भी। तो इसलिए क्लिनिकल इंडिकेशन जो है मेडिकल साइंस में रिकमेंडेशंस 3 किस्म की होती हैं। क्लास 1 इंडिकेशन वो होती है जिसमें कि अनडिस्प्यूटेड इंडिकेशन है कि इसमें यही थेरेपी काम करेगी। तो इन सिचुएशंस के लिए क्लास 1 थेरेपी है। बाकियों में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट हमारे जैसी कंट्री में जिसमें कि कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोई भी टेक्निक वहीं पे इस्तेमाल करनी बेटर है जहाँ पे कि इसकी डेफिनेट इंडिकेशन है।